हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज क्लास 10th का लेसन है विद्युत धारा, उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या है ये विद्युत धारा। तो देखिएगा, जब कभी विद्युत धारा शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें सबसे पहला टर्म जो समझना जरूरी होता है वो यह चीज़ कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा का परिभाषा है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिएगा, परिभाषा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अंग्रेजी में द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो I इजकल टू क्यू बाई टी होता है, जहाँ I क्या है, विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश, और T क्या है, समय है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, अगर पूछा जाए विद्युत धारा का SI मात्रक, तो विद्युत धारा का SI मात्रक होगा, आवेश का होता है कूलाम और समय का होता है सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड इसका SI मात्रक होगा, और कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर कहा गया है। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा गया है। यह एक वैज्ञानिक के नाम पर, उनके सम्मान में कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर शब्द से डिनोट किया गया है। एम्पियर वर्ड यूज कर रहे हैं हम SI मात्रक के रूप में विद्युत धारा के। क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज देखिएगा, ये विद्युत धारा का प्रवाह केवल चालकों में संभव है। विद्युत धारा का प्रवाह केवल चालकों में संभव है। और क्यों ऐसा हो पाता है, इसके लिए मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आपको। देखिएगा, जितने चालक पदार्थ होते हैं, इन सभी चालक पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं, अनियमित गति कर रहे होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन विभिन्न विभिन्न दिशाओं में मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब कभी इनके सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं तो उस समय जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यह सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गमन करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो इन पर माइनस चार्ज होता है, और ये सभी के सभी प्लस की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब कभी यह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में मूव करने लगते हैं तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻⁻ अनेस कूलाम आवेश है। और जब यह आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करने लगते हैं तो इन्हीं आवेश प्रवाह की वजह से वहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसी आवेश प्रवाह का टाइम रेट हम फाइंड करते हैं, और वही टाइम रेट हम विद्युत धारा के रूप में परिभाषित करते हैं कि एक यूनिट टाइम में, माने एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितना चार्ज होकर गुजर गया, वही हम कहेंगे कि वह उसका इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा। एक सेकंड में किसी चालक पदार्थ से किसी बिंदु से होकर गुजरने वाली आवेशों की मात्रा जो है वही विद्युत धारा कहलाती है। और विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर है, एम्पियर की परिभाषा कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है कि एक एम्पियर किसको कहते हैं। तो यदि किसी चालक पदार्थ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस समय हम कहेंगे कि वहां पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप विद्युत धारा की परिभाषा, विद्युत धारा का SI मात्रक और यह चीज समझ पा रहे होंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित कैसे हो रही है, आवेश का इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, देखिए, अगर आवेश शब्द आ रहा है तो आवेश की परिभाषा आपको जानना चाहिए कि आवेश क्या है, चार्ज क्या है।
तो देखिएगा, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज दैट ऑफ मास। किसी भी पदार्थ में जिस तरह द्रव्यमान उपस्थित होता है वैसे ही हर पदार्थ का गुण है कि उसमें आवेश भी पाया जाता है, और आवेश किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा कि पदार्थ में जिस तरह द्रव्यमान निहित होता है उसी तरह पदार्थों में आवेश भी निहित होता है। आवेश जो है पदार्थ का मौलिक गुण है। इसके बाद अगला चीज हमें समझाना है कि वैद्युत परिपथ क्या होता है। वैद्युत धारा के बाद वैद्युत परिपथ क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ, द क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का सतत बंद पथ वैद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युत परिपथ कहलाता है। वैद्युत परिपथ में डिफिनेशन पूछा जाए कि वैद्युत परिपथ क्या है, तो द क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बंद सतत पथ को अगर प्रदर्शित करते हैं तो वही विद्युत परिपथ कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मैं एक फॉर्मेशन कर दे रहा हूँ। एक हमारे पास वायर है, वायर में मान लीजिए यहाँ बल्ब लगा है, और बल्ब के बाद इस वायर को जोड़ा गया है बैटरी से। बैटरी के बाद से कोई की लगा हो, की ऑन हो, उस समय आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये प्लस सिरा है बैटरी का, ये माइनस सिरा है। करंट इधर से इधर फ्लो होगा, और ये करंट फ्लो का एक जो है कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ बनाया गया, और ये क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ही क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चीज आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, वैद्युत धारा का मापन करने के लिए, वैद्युत धारा का मापन करने के लिए एक डिवाइस है अमीटर। एमीटर एक डिवाइस है। इस डिवाइस का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। अब देखिए, ये जो एमीटर है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा किसी भी परिपथ में जब कभी हमें मेजर करना होगा इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के साथ हमेशा एमीटर को जो जोड़ेंगे वह श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस सिरा है, ये प्लस सिरा है बैटरी का, और ये एमीटर का प्लस है और ये माइनस है। हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है। हमेशा से याद रखेंगे कि जब भी हम एमीटर को जोड़ रहे होंगे तो एमीटर को हमेशा एमीटर को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा। अमीटर प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है अमीटर का, और ये बात का ध्यान दिया जाता है कि बैटरी का जिधर प्लस होगा
उसी साइड में एमीटर का भी प्लस होना चाहिए। इस तरह से जो प्रदर्शन आपके सामने किया गया इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड आप डिफिनीशन जान गए, उसका फॉर्मूला जान गए, उसका एसआई मात्रक जान गए, और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है ये बात आप जान रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज कर रहे हैं यह क्वेश्चन आप जान रहे हैं, और उस डिवाइस को किस क्रम में जोड़ेंगे यह बात आपने सीखा, और 1 एम्पियर की परिभाषा को आपने सीखा कि 1 एम्पियर क्या है, और ये सारे चीज आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से आवश्यक है। आगे देखिएगा, अगला चीज जो हमें सीखना है इसमें वह है वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत धारा के बाद वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव का परिभाषा दिया जाता है एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। देखिए वो हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वैद्युत विभव क्या है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा है कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन वो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का, हमेशा से याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक बिंदु के लिए निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। उसके लिए परिभाषा दिया गया है कि अनंत से एकांक धनावेश को उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा होगा वही कार्य उसके वैद्युत विभव के रूप में जाना जाता है। वैद्युत विभव की परिभाषा है कि अनंत से किसी एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, और V इक्वल टू पर फॉर्मूला बनाया गया है W/Q। V इक्वल टू W/Q, जहां V क्या है, V है वैद्युत विभव, W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश। ठीक है, V इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला बनता है हमारे लिए वैद्युत विभव का। ठीक है, और वैद्युत विभव का अगर मात्रक कहा जाए, वैद्युत विभव का एसआई मात्रक, तो वैद्युत विभव का एसआई मात्रक देखिए वो है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और जूल प्रति कूलाम यही जो है वैद्युत विभव का मात्रक है, और जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट नाम दिया गया है, और यह भी एक वैज्ञानिक के नाम पर उनके सम्मान में यह मात्रक रख दिया गया है। क्लियर है? वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव के लिए फॉर्मूला, और वैद्युत विभव का एसआई मात्रक, ये क्लियर करना है आपको। इसके बाद
1 वोल्ट की परिभाषा याद कर लीजिए कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किया गया कार्य 1 जूल करना पड़ा हो, तो उस समय जो वोल्ट होगा, जो विभव होगा, वह विभव 1 वोल्ट विभव कहलाएगा। और देखिएगा, वैद्युत विभव से संबंधित वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दिया जाता है। देखिएगा, अगर आप वैद्युत विभव समझ रहे हैं तो वैद्युत विभवांतर भी इसी के साथ समझ लीजिए। वैद्युत विभवांतर का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नाम से क्लियर हो रहा है कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब है अंतर। क्या मतलब है इसका? कि अगर हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु है, एक बिंदु ए और एक बिंदु है बी, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक एकांक आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाएगा। वैद्युत विभव जो व्यक्ति समझ रहा है वो विभवांतर भी समझेगा। वैद्युत विभव की परिभाषा में बताया गया कि अनंत से किसी आवेश को ला रहे थे एक बिंदु तक, और विभवांतर में क्या है कि 2 बिंदुओं के बीच, एक बिंदु पर एकांक आवेश है और यहां से इस एकांक आवेश को मूव करा के दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो उस समय इन दोनों बिंदुओं के बीच में एकांक आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य क्या हो जाएगा? वैद्युत विभवांतर हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर की परिभाषा पूछी जाए कि वैद्युत विभवांतर क्या है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर के लिए भी फॉर्मूला V = W/Q ही होगा। वहां भी V का मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में होगा, और W वर्क डन है, और Q का मतलब है चार्ज है कि कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप ले जा रहे हैं। वहां भी ऐसा यूनिट क्या होगा? वोल्ट ही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हेडिंग है वो कि विभवांतर का मापन कैसे किया जाएगा। विभवांतर का मापन, मेजरमेंट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, इसका नाम है वोल्टमीटर। इसके पहले आपको बता रहे थे क्या चीज? अमीटर बताए थे, और अभी हम बता रहे हैं आपको वोल्टमीटर के बारे में कि वोल्टमीटर क्या है। देखिएगा, वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करने के लिए, वोल्ट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज कर रहे हैं, उस यंत्र को वोल्टमीटर कह रहे हैं। और वोल्टमीटर के बारे में एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि जो भी हमारे पास बैटरी है, और बैटरी के बाद मान लीजिए यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा एक क्लोज सर्किट बना लीजिए, और इस क्लोज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस से पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टमीटर को ऐड किया जाता है। ये हमारे पास वोल्टमीटर है, और इस वोल्टमीटर को हम पैरेलल कंबाइन करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ते हैं किसी भी प्रतिरोध के साथ। ये बात याद रखिएगा। विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का यूज कर रहे हैं? वोल्टमीटर का। और वोल्टमीटर का संयोजन प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में किया जाता है, पैरेलल में उसको कंबाइन किया जाता है। ये चीज दिमाग में याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद पढ़ना होता है आपको ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ। देखिएगा,
परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम है कि यदि हमारे पास कोई चालक है और इस चालक की भौतिक अवस्था में किसी तरह का कोई परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करने का मतलब है कि उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न किया जाए, उसके तापमान में परिवर्तन न किया जाए, तो यह हम कहेंगे कि उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। और भौतिक अवस्था में परिवर्तन अगर न किया जाए तो उस समय उस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। मैं इसका भाषा लिख दे रहा हूं कि ओम के नियम का लैंग्वेज क्या है। चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। यह स्टेटमेंट आप एग्जाम में लिखिए, आपको कहीं से किसी तरह की समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे और तब उसके सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित वैद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है। इसका मतलब है कि V/I इज इक्वल टू एक कांस्टेंट यूज करते हैं R। V/I इज इक्वल टू R, या फिर हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है। ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए तो उस समय उस चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का जो अनुपात होता है वह नियत होता है। ठीक है। यहां देखिएगा, यहां R क्या है? R है चालक का प्रतिरोध, और ये है क्या? एक कांस्टेंट टर्म है R, चालक का प्रतिरोध। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के बारे में बताया जाता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। देखिएगा, किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता किसी चालक के प्रतिरोध की निर्भरता, यानी अगर हमारे पास कोई चालक है तो उस चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहला चीज देखिएगा, वह निर्भर करता है चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति पर कि जो पदार्थ हमने लिया है वह पदार्थ किस वस्तु का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा उस चालक का प्रतिरोध। दूसरा चीज कि जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर चालक पदार्थ का तापमान बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। हमको ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई चालक पदार्थ है और उस चालक पदार्थ का हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पर उस चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। और तीसरा चीज कि जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार की लंबाई जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। और यह डिपेंड करता है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तार की मोटाई जितना ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है।
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध। और यहाँ से समीकरण बनाए अगर हम इसको, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो उस समय हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A। और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया जाता है रो। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए एक नियतांक रो का यूज किया जाता है, जहां रो क्या है, रो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता एक तरह का नियतांक है, ठीक है। और अगर हम रो के लिए फॉर्मूला बनाएं कि रो क्या है, तो रो इक्वल टू बनेगा RA/L। अगर रो का मात्रक लिखना हो हमें कि रो का मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं ओम होगा, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का क्या होगा, मीटर। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और हमें मात्रक मिलेगा ओम मीटर। सिंबल के रूप में इस तरह प्रदर्शित कर देंगे ओम मीटर को। क्लियर है? आप यहाँ से प्रतिरोधकता को समझ पा रहे हैं। प्रतिरोध अलग मैटर है, प्रतिरोधकता अलग मैटर है। प्रतिरोध R का वैल्यू पूछा जाए तो R इक्वल टू V/I, और प्रतिरोधकता पूछा जाए तो प्रतिरोधकता रो इक्वल टू RA/L। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ठीक है। यहां से देखिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन सीखना है कि किसी परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन किस किस तरह से हो सकता है, प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिएगा, प्रतिरोध के संयोजन में हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिएगा, 2 तरह का मुख्य कॉम्बिनेशन है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो पहला इसमें मैं बताने जा रहा हूं श्रेणी क्रम संयोजन वाला। तो परिभाषा में लिखने से बेहतर है मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जैसे देखिएगा, अगर हमारे पास एक प्रतिरोध R1 है, R1, तो ये R1 का ये इनिशियल टर्मिनल है और ये इसका फाइनल टर्मिनल है। ये शुरुआती पोर्शन और इसका अंतिम है, पहला सिरा अंतिम सिरा। और अगर इस प्रतिरोध का अंतिम सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, यह प्रतिरोध है तो यह प्रतिरोध R2 ले लीजिए, तो इसका पहला सिरा और इसका और दूसरा सिरा, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, फिर यह जो है इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो उस तरह का जो संयोजन होता है यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, ठीक है। और श्रेणी क्रम संयोजन के लिए मैं एक परिपथ बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए हमारे पास बैटरी है, यहाँ की लगा है और ये परिपथ पूरा कंप्लीट। और इस समय ये कहा जाए कि इस बैटरी का वोल्टेज V है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I। तो हमेशा से याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही धारा सभी प्रतिरोधों से होकर गुजरती है। श्रेणी क्रम में धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर
अलग अलग होता है। इसका विभवांतर V1, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3। ठीक है। जब कभी हमें प्रूफ करना होगा कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालें श्रेणी क्रम संयोजन का, तो उस समय हम मान लेंगे कि माना हमारे पास प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और उस समय V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस उन पर अप्लाई किया गया है और उनमें प्रवाहित धारा I है और R1 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V1, R2 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V2 और R3 प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर V3 है, तब हम लिख सकते हैं बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार होता क्या है, R इक्वल टू V अपान आई। ओम का लॉ भी आपको पढ़ाए हैं, V अपान आई इक्वल टू R होता है ना। तो यहाँ से हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट C है और यहाँ पॉइंट D है। तो अगर हम VAB निकाल रहे हो यानी R1 का वैल्यू निकाल रहे हो तो V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, तो ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। और अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 को फाइंड करना चाह रहे हो तो धारा तो वही आई रहेगा, लेकिन प्रतिरोध यहाँ क्या है, R1 है। तो देखिएगा VAB यानी A और B के बीच का अगर हम V निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो VAB ना लिख के उसको V1 लिख दे रहे हैं। तो V1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R2 और V3 इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R3। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू फॉर्मूला है I इंटू R। यहाँ पर करंट I फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस क्या है यहाँ तक R1, तो I इंटू R1। V2 निकाल रहे होंगे तो करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस बदल गया है R2, तो V2 इक्वल टू I इंटू R2। यहाँ लिखेंगे तो करंट वही रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस R के जगह पे R3 यहाँ यूज हो जाएगा। अब देखिएगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। आखिर यह तीनों पोटेंशियल डिफरेंस इसी के ना बराबर होगा, इस वोल्टेज के बराबर। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ पर देखिएगा V1 का वैल्यू भर दे रहे हैं I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। इन तीनों में से I कॉमन हो जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से ये I को इधर बुला लेंगे तो V अपान आई इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V अपान आई जो होता है R और R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यह फॉर्मूला बनेगा टोटल रेजिस्टेंस का। यानी जब कभी किसी भी परिपथ में अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट जितना रेजिस्टेंस होगा सबको जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए वो समांतर क्रम संयोजन समझा रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या है। जब कभी हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से अगर दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ना है और भी रेजिस्टेंस जोड़ना है तो यह ध्यान रखना है कि सबका फर्स्ट टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो और लास्ट टर्मिनल एक साथ जुड़ा हो, तो उस समय जो कॉम्बिनेशन होता है उस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और यहाँ पर ये मान लीजिए कि कोई बैटरी है, यहाँ की है, ये जुड़ा हुआ है, यह प्रतिरोध है हमारे पास, बराबर से बना दें थोड़ा,
यह है R1, यह है R2 और यह है R3, यह वोल्टेज भी लगा है। तो याद रखेंगे हमेशा से एक चीज कि यहाँ से I करंट जाएगा, लेकिन यह I करंट यहाँ तीन भागों में बंट जाएगा, I1, I2 और I3, लेकिन वोल्टेज तीनों का सेम रहेगा। याद रखना है आपको कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होता है और सीरीज में करंट चेंज नहीं होता है, करंट सेम रहता है। और यहाँ क्या सेम रहेगा? वोल्टेज। और अब हम यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से लिख सकते हैं V = IR होता है, और यहां पर I = हम लिख सकते हैं V/R, लिख सकते हैं ऐसे, R को इधर भेज देंगे तो I = V/R आ जाएगा। अब I की जगह पर अगर I1 फाइंड करना हो तो I1 = हम क्या लिखेंगे बाबू? V तो वही रहेगा, लेकिन R की जगह पे क्या लिखा जाएगा? R1। I2 लिख रहे होंगे तो वह हो जाएगा V/R2। I3 लिख रहे होंगे तो V/R3। और इसमें हम क्या दिखाएंगे कि टोटल करंट I ही तो बदला था तीन भागों में, I1, I2 और I3 में। तो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो I = V1 के I1 के जगह पे V/R1, I2 के जगह पे V/R2 और I3 के जगह पे V/R3 लिख सकते हैं ऐसे। तीनों केस में देखिएगा बाबू, V को कॉमन कर लिया जाए तो क्या बचेगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 = I। V को इधर बुला लीजिए तो I/V = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और V/I का वैल्यू R होता है, तो I/R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/R। यहाँ से 1/V का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट ऐसे जितने प्रतिरोध होंगे सबको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला हेडिंग है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से क्लियर है बाबू कि इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से अगर हीट प्रोड्यूस होने लगे तो हीट प्रोड्यूस होने की वजह जो घटना हो रही है उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। यह हीटिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है यह समझिए। जब कभी आवेश गति कर रहे होते हैं तो उस गति के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं और उसी टक्कर में जो घर्षण होता है उसी घर्षण से वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट प्रोड्यूस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको वर्क डन फाइंड कर लेना है। जितना वर्क डन करना पड़ता है चार्ज को एक जगह से दूसरे तक जाने के लिए, वही वर्क डन क्या है? हीट के इक्वल हो जाएगा। और तब हम जानते हैं कि W = होता है हीट इज इक्वल टू वर्क डन। जितना वर्क डन करना पड़ रहा है चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, वही वर्क डन उसमें हीट प्रोड्यूस कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और तब हम वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं तो वर्क डन के लिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे V = W/Q। तो W = क्या लिख सकते हैं? V × Q। तो यहां से यह जो W है इस W का वैल्यू हम लिख सकते हैं V × Q। और हम लोग पढ़े हैं कि I = होता है Q/T
तो Q का वैल्यू हो सकता है I इंटू टी। यहाँ से W इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा V को भी रन दीजिए, Q की जगह क्या भर देंगे I इंटू टी। W का एक फॉर्मूला है VI T। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं बाई ओम्स लॉ V इक्वल टू I इंटू आर। अगर V के जगह पे I इंटू आर भर दें तो W इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा, V के जगह पे भर रहे हैं I इंटू आर इंटू आई इंटू टी, ये हो जाएगा W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर इसके बाद हम भर सकते हैं I का वैल्यू होता है V बाई आर। I का वैल्यू हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू था VIT, तो V को भी रहने दे रहे हैं और I के जगह पे भर दे रहे हैं V अपान आर आई इंटू टी। ये हो गया W इक्वल टू V स्क्वायर आर आई इंटू टी। इस तरह से W का 3 फार्मूला हम बना रहे हैं, W इक्वल टू VIT, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और W इक्वल टू V स्क्वायर टी अपान आर। चूंकि देखिएगा यहाँ पर ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन जूल में आ रहा है और हीट का यूनिट हम क्या यूज करते हैं कैलोरी। तो अगर हम हीट का वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो हीट इज इक्वल टू लिख सकते हैं VIT इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपान आर। इनमें से कोई फार्मूला यूज कर लेंगे, लेकिन उस समय जो हीट का यूनिट आ रहा होगा वह सब किस में आ रहा होगा, जूल में आ रहा होगा, जूल में। और जूल से अगर आप कैलोरी में चाहते हैं तो कैलोरी में बदलने के लिए आप याद रखिएगा, जूल को अगर कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू में, जूल का जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू में 4.2 से डिवाइड करा दीजिएगा तो वैल्यू हमें किस में मिल जाएगा, कैलोरी में मिल जाएगा। यह कन्वर्जन भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, अदरवाइज आप मिस्टेक कर जाएंगे। क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पूछता है उसमें जूल और कैलोरी में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। जूल का जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसमें 4.2 से आप डिवाइड करके कैलोरी में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद पूछता है कि जो हीट है, किसी भी सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वह हीट प्रोड्यूस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसी वैद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा किन किन बातों पर डिपेंड करती है, तो 3 चीज याद रखिएगा बाबू। हीट डिपेंड्स ऑन, हीट किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो पहला चीज, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस विद्युत धारा के मान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है उत्पन्न ऊष्मा। यानी परिपथ में धारा का मान जितना ज्यादा होगा उससे उत्पन्न ऊष्मा भी उतनी ही अधिक होगी। दूसरा चीज कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। जो उत्पन्न ऊष्मा है वह परिपथ के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती, जितना अधिक प्रतिरोध होगा चालक का उतना अधिक उससे हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा चीज कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लोज। वह समय, जितने समय के लिए विद्युत धारा प्रवाहित हुआ उस समय पर भी निर्भर करता है कि कितना ऊष्मा वहां से उत्पन्न होगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक हेडिंग दिया है पावर। पावर क्या है तो देखिएगा, सिंपल सा टर्म है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टेकन टाइम, यानी P इज इक्वल टू W अपान T। पावर जो है वह रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी कार्य को हम कितना कम समय में कर सकते हैं उतना ज्यादा हमारा पावर होगा। पावर कार्य के करने की दर है कि कितना तेजी से हम किसी कार्य को कर सकते हैं, हाउ फास्ट वर्क शुड बी डन। पावर जो है, पावर P इक्वल टू W अपॉन T, यहां से यह रिप्रेजेंट होता है कि जितना कम समय लेंगे आप किसी कार्य को करने में आपका पावर उतना ही ज्यादा होगा। यहां से देखिएगा P का SI यूनिट जान लीजिए,
ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पावर पे। पावर का SI मात्रक हो जाएगा कार्य के लिए जूल अपॉन सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड, और जूल अपॉन सेकेंड को वाट कहा गया है। जूल अपॉन सेकेंड क्या है? वाट है, और वाट जो है वह SI मात्रक है किसका? पावर का। इसके बाद एक लास्ट हेडिंग बचता है, इसमें देख लिया जाए वो क्या है। देखिएगा, हेडिंग है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो kWh है। क्या है? kWh। घरों में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, विद्युत ऊर्जा, उस ऊर्जा को मापने के लिए एक विशेष यूनिट का यूज किया जा रहा है kWh, जिसका पूरा नाम है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को डिफाइन किया जाता है कि एक घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी कंज्यूम किया गया, वही 1 किलोवाट कहलाता है। और 1 kWh को अगर आप जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, किलोवाट माने 1000 वाट गुणा 1 घंटा का मतलब हुआ 3600 सेकेंड, और यह वैल्यू जो होगा यह किस में होगा? वाट सेकेंड का मतलब होता है जूल, यानी कि 36 के बाद 5 जीरो, इतना जूल हो जाएगा 1 kWh का वैल्यू। और 1 kWh को और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल। ये वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार मुझे लगता है कि आपका ये जो लेसन है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसका मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर किया हूं, और इसके न्यूमेरिकल को मैं मॉडल पेपर में सॉल्व करा दूंगा। आप जुड़े रहिए, आपको जितने लेसन है सारे लेसन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ मैक्सिमम मॉडल पेपर, ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अवेलेबल कराया जाएगा आपके इस चैनल पे। धन्यवाद।